कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से जो पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 27 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना और आपके पेपर के लिए भी इसीलिए ईजी हो जाता है। तो आप इसलिए पेपर में साथ में प्रीवियस ईयर और साथ में नोट्स दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आपके पेपर के लिए बहुत ही ईजी और सरल हो जाएगा। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेंसिल को पकड़ना डैश 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 कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश डैश कौशल का उदाहरण है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता रहे थे कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में क्या अंतर है। इसने पूछा कि पेंसिल पकड़ना हमारा क्या है, कौन सा कौशल में आएगा, तो इसके हम बारे में समझते हैं। जहाँ छोटी मसल्स के जब काम होते हैं, जैसे हैंड राइटिंग का, पेंटिंग का, सिलाई बुनाई कढ़ाई का, ये हमारा क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं फाइन मोटर, जिसको हिंदी में सूक्ष्म गति कौशल या फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं, जिसके हम छोटे छोटे मसल्स का प्रयोग करते हैं कढ़ाई बुनाई वगैरह वगैरह में। और स्थूल, जिसको हम जैसे फुटबॉल को धकेलना, ये क्या हमारा हो गया आपका, ये हो जाएगा ग्रॉस मोटर, जिसको हिंदी में स्थूल गति कौशल कहते हैं, जिससे फुटबॉल खेलना, स्कीपिंग रस्सी कूदना, साइकिलिंग करना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जिससे बड़ी मसल्स के जहाँ प्रयोग हो वो हमारा फाइन मोटर ग्रॉस मोटर, जिसको हम स्थूल गतिक मोटर या सकल गतिक मोटर बोलते हैं। जहाँ पेंसिल का पकड़ना, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, सुई धागा का कढ़ाई बुनाई सिलाई जो भी करना, जहाँ छोटे मसल्स का प्रयोग हो वो हमारा क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको इंग्लिश में हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि पेंसिल पकड़ना क्या हमारा, तो ये हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल है। और जबकि फुटबॉल धकेलना क्या है, हम बड़े मसल्स का प्रयोग किया, यहाँ छोटी मसल्स का प्रयोग हुआ, यहाँ पर बड़े मसल्स का। तो जहाँ छोटी हो वहाँ सूक्ष्म, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फाइन, और जहाँ बड़े मसल्स का स्थूल या सकल बोल दीजिए, जहाँ उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो इसने कहा कि पेंसिल पकड़ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका फाइन मोटर, और ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस मोटर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थूल या शकल, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम सूक्ष्म गति कौशल। तो इसने कहा कि एक पेंसिल को पकड़ना क्या हमारा, तो सूक्ष्म गतिक है, कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना क्या हमारा शकल या स्थूल गति कौशल है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म गति या शकल गति, ऑप्शन बी सामाजिक या भावनात्मक, सी है सकल गतिक सूक्ष्म गतिक, डी है भावनात्मक सामाजिक। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा सूक्ष्म गति और शकल या स्थूल गति कौशल भी इसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। ऑप्शन बी, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती है। ऑप्शन सी, विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। ऑप्शन डी, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा। विकास का है अनिरंतर तरीके से होता है, न कि निरंतर होता है। ठीक है, ये इसने पूछा कि सही नहीं है, तो क्या होता है, विकास क्या है अनिरंतर नहीं, ये गलत बात है, जबकि विकास क्या होता है हमारा निरंतर होता है। ठीक है, जन्म से लेके गर्भ से लेके, जिसको हम बोलते हैं ना गर्भ से लेकर कर्भ तक का विकास, तो वही है आपका विकास कहाँ चलता है, निरंतर हमेशा चलता था जीवन काल में। इसने कहा कि अनिरंतर तरीके से होता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज का, डैश डैश और डैश डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए, धार्मिक संस्थाएं और कानून। ऑप्शन बी है आस पड़ोस और सामाजिक नीतियाँ। ऑप्शन सी, प्रिंट और मुद्रक मीडिया और विद्यालय। डी है परिवार और पास पड़ोस। इसने कहा है कि समाजीकरण की प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं कौन कौन सी है। प्राथमिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा इसको हम नोट में नोट कर लीजिए। प्राथमिक और द्वितीय क्या क्या हो सकती है, प्राथमिक में क्या क्या आ सकता है, तो प्राथमिक में हमारा क्या क्या आता है, परिवार आता है, फर्स्ट परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र समूह। द्वितीयक में क्या आता है, तो द्वितीयक में हमारा विद्यालय, धार्मिक स्थल, मीडिया, पुस्तकालय,
ये सब क्या हमारा हो जाता है, ये हमारा द्वितीयक हो जाता है। इसने कहा है कि डैश डैश और डाइजेस्ट पारंपरिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं कौन कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, ए धार्मिक संस्थाएं और कानून, ऑप्शन बी पास पड़ोस सामाजिक नीतियाँ, सी है प्रिंट मुद्रक मीडिया विद्यालय, डी है परिवार और आस पड़ोस। तो इसने पूछा प्राथमिक में परिवार भी है और पास पड़ोस भी है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा। धार्मिक संस्थाएं क्या हमारा और कानून ये द्वितीयक हो जाएगा। पास आस पड़ोस तो प्राथमिक है, लेकिन सामाजिक नीति क्या हमारा ये द्वितीयक हो जाएगा। प्रिंट मुद्रा क्या है, द्वितीयक है, और विद्यालय भी हमारा द्वितीयक है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और अन्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। ऑप्शन ए संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट होगा आंसर आपका। इसने कहा कि सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ कब होती है, ये होती है आपकी 11 से एभव की अवस्था में होती है, जिसको हम औपचारिक अवस्था संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो यह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन ए की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदीगामक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जिसमें अंतर नहीं कर पाता वो कौन सी अवस्था होती है, तो अवस्था होती है हमारी कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, बी है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, सी आंतरिक वाक, डी है आपका आत्म केंद्रित वाक। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया है, तो कोहलबर्ग के अनुसार हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास क्या है, ये आपका राइट होगा आंसर। इसको जेडीपी जिसकी वाइगोस्की ने दिया है, आंतरिक वाक भी वाइगोस्की का है, इगोसेंट्रिक स्पीशीज पियाजे का है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसका है, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर उस समस्या का समाधान कर पाया। लय वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को डैश डैश पाने की मदद की। इसका कौन सा होगा आंसर। ऑप्शन देखते हैं आपका। ऑप्शन है ए स्वकेंद्रितता, बी है अपरिवर्तनीय सोच, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, डी जैविक परिपक्वता। तो इसका राइट होगा आंसर आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम जेडीपी बोलते हैं। ये वाइगोस्की के अनुसार क्या है, किसी बच्चे को हम टेम्परेरी हेल्प करते तो क्या होता है, किस प्रोजेक्ट का होता है, वो इसके फोल्डिंग या पार्ट का काम करता है। ये किसके अनुसार है, तो वाइगोस्की के अनुसार ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, सी बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी लेव वाइगोस्की, डी सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा होगा। इसने पूछा है कि अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है, तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका। तो इसका राइट होगा आंसर आपका सामाजिक अधिगम के सामाजिक संरचनावाद हमारे कौन है, वाइगोस्की जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, बी प्रगतिशील, सी अध्यापक केंद्रित, डी निष्क्रिय। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा प्रगतिशील
कक्षा की विशेषताएं हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यंगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि है। ऑप्शन ए अंतः व्यक्तिगत, बी है भाषाई, सी शारीरिक गतिक संवेदी, डी संगीतात्मक। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, शारीरिक गतिक संवेदी के अनुसार उसकी बुद्धि का प्रकार का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए मातृभाषा, बी विदेशी भाषा, सी अंग्रेजी भाषा, डी केवल सांकेतिक भाषा। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए मातृभाषा का प्राथमिकता देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? ऑप्शन ए लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र से सक्षम है, बी लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली और कोमल और भावुक होती है, सी लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की क्षमता है, डी लड़के लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। लिंग रूढ़िवादिता को ये दर्शाता है। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कारण है आर कि बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं जब वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका कौन सा होगा आपका? तो इसमें दिया है ऑप्शन में सी इसका है कि ए सही है लेकिन आर गलत इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है ए प्रदूषण क्या होता है, बी प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, सी है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, डी अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। ये क्या हमारा सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, बी माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वो क्या करने में अक्षम है, सी विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, डी विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया महसूस की जाने वाली चुनौती और उनके सामर्थ्य को समझना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया महसूस की जाने वाली चुनौती और उनके सामर्थ्य को समझना क्या हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या मतलब है? ए विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, बी एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, सी विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, डी विद्यार्थी की स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा के लिए मतलब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। तो इसका कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को यही करना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डैश में और गुणज वैकल्य के जूझने वाले विद्यार्थी डैश में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। ऑप्शन ए, वाचन और लिखने अंकों के हेरफेर। ऑप्शन बी है कि अंकों के हेरफेर या शब्द वर्तनी में। ऑप्शन सी कि शब्द वर्तनी या शारीरिक समन्वयता में। डी है कि शारीरिक समन्वयता और कहानी लेखन में। तो इसका कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर कि पठन वैकल्य जूझने वाले विद्यार्थियों क्या होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन ए, विद्यार्थी वाचन और लिखने में और गुणज वैकल्य जूझने वाले विद्यार्थी को अंकों की हेरफेर के सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दृष्टिबाधित जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन उल्लेखन द्वारा इंगित करना चाहिए। सी में सम प्रत्ययों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। डी, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। तो इसका कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन दिया है ए, वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। ऑप्शन बी में है कि उनमें सीखने की प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। सी है कि वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। डी, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में। तो इसका राइट है आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि एक अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस की बढ़ावा देना चाहिए। कारण दिया कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। सही विकल्प क्या है? इसका देखते हैं। ऑप्शन में है कि आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? ऑप्शन ए है कि मनोविश्लेषणात्मकवाद, बी है व्यवहारवाद, सी सामाजिक संरचनावाद, डी नैतिकवाद। इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, सामाजिक संरचनावाद इसका राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। बी है नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में न जोड़ना। सी, विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना। डी है विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना क्या हमारा नए संप्रत्यय अधिगम को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
निम्न में से कौन सा उपगम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? ऑप्शन ए कंठस्थ स्मरण, बी है खोजी अधिगम, सी खोजबीन, डी है अन्वेषण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए कंठस्थ स्मरण, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए अपसारी, बी है अभिसारी, सी आत्म केंद्रित, डी है अतार्किक। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए अपसारी प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अब अपसारी चिंतन क्या है, इसके थोड़ा सा बारे में हम देख लेते हैं। अपसारी का मतलब होता है सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं इसको। अपसारी को क्या कहते हैं? इसको हम एक सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। किसको? अपसारी चिंतन को। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वो व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं? अपसारी। मतलब खुला विचार रखना, मतलब आपकी एक समस्या का समाधान वो कई प्रकार से कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, इसको हम खुला भी कहते हैं कि एक बंद जो अपसारी होता है खुला अपसारी, तो इसको खुला भी अपसारी कहते हैं क्योंकि हम एक समस्या के कई प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। इसको सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, अपसारी चिंतन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को त्रुटि करने के लिए दंडित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उसे बार बार कॉपी में लिखने को देना, सी विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, डी है अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आपका ऑप्शन डी अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है तो विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? ऑप्शन ए आनंद, बी दुश्चिंता, सी उम्मीद, डी है बोरियत। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, तो किस संवेग का अनुभव करेगा? तो दुश्चिंता का अनुभव करेगा। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, दुश्चिंता का अनुभव संवेग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन ए है महारत उन्मुखी, बी है प्रदर्शन उन्मुखी, सी असफलता स्वीकार्य, डी महारत परिहारी। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? महारत उन्मुखी का क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने और मूल्यांकन करने के और तदनुसार प्रयत्न करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रत्यस्मरण, बी है रटना, सी ध्यान, डी है अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए संकेत, मूर्त सामग्री और चित्र, ऑप्शन बी में दिया चित्र, मूर्त सामग्री और संकेत, सी में है कि मूर्त सामग्री चित्र संकेत, डी है कि संकेत या चित्र या मूर्त सामग्री।
तो इसका राइट कौन सा है वो आंसर आपका? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन देगा सी। इसका राइट होगा कि पहले हम मूल सामग्री देंगे, फिर चित्र को समझाएंगे, फिर संकेत देंगे। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।